फ्रेंड्स, आज की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो औरत जाति पर कलंक थी। उसने इस धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। पूरी कहानी सुनने के बाद यदि गलती से वो आप लोगों के बीच आ जाए तो शायद आप लोग भी उसकी क्या हश्र करेंगे ये बताना मुश्किल है। आप खुद कहानी सुनिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। इसी गोरखपुर जिले में एक एरिया है शाहपुर और शाहपुर एरिया में अशोकनगर नाम की एक कॉलोनी है। अशोकनगर कॉलोनी में एक यादव परिवार रहता था। ये परिवार उस कॉलोनी में काफ़ी सक्सेसफुल परिवार माना जाता था। घर के 3 बेटों में सबसे बड़े बेटे राजकुमार यादव पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जबकि सबसे छोटे बेटे ओम प्रकाश यादव डॉक्टर थे। यादव परिवार खुशहाल परिवार था। साल 2016 में यादव परिवार के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये काम घर के छोटे बेटे ओम प्रकाश यादव ने लगाया था। ओम प्रकाश यादव के घर में मिस्त्री और मजदूर सुबह 9 बजे आते थे और शाम को 6 बजे छुट्टी करके चले जाते थे। लेकिन जब 21 जनवरी 2016 को सुबह 9 बजे के आसपास मजदूर और मिस्त्री ओम प्रकाश के घर पर काम करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश अभी तक सोकर नहीं उठे हैं। मजदूरों ने उन्हें उठाने के लिए आवाज़ लगाई तो दरवाज़ा नहीं खुला। मजदूरों ने दरवाजे को नॉक भी किया तो भी दरवाज़ा नहीं खुला। उन मजदूरों ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था तो वह खुलता चला गया। लेकिन वह कमरे के अंदर गए तो वहाँ का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। वह लोग चीखते चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलकर ग्राउंड फ्लोर की ओर भागते हैं। इस समय पास वाले कमरे में से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। अंदर से कोई महिला चिल्ला रही थी, लेकिन वह मजदूर लोग इतने घबरा गए थे कि ग्राउंड फ्लोर की ओर भागते चले गए। नीचे रहने वाले घर के लोग उन मजदूरों से पूछते हैं कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसियों ने भी पूछताछ की कि आखिर ऐसा क्या हो गया है और ये शोर क्यों हो रहा है। उन मजदूरों ने कहा कि आप एक बार ऊपर चलकर देखो। इसके बाद सभी घर वाले और पड़ोसी भी फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं। फिर एक मजदूर ने ओम प्रकाश के कमरे की तरफ इशारा किया। इसके बाद घर वाले और पड़ोसी भी ओम प्रकाश के कमरे में जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही उनकी भी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वहां बेड पर ओम प्रकाश का शव पड़ा हुआ था, जो कि जम चुका था। नीचे फर्श पर भी खून फैला हुआ था। देखने से लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ओम प्रकाश के पास ही बेड पर उनका बेटा नितिन भी सो रहा था, लेकिन जब परिजनों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। लोगों का शोर सुनकर फिर से पास वाले कमरे से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी। वह दरवाज़ा बाहर से बंद था और जब उस कमरे को खोला गया तो अर्चना यादव कमरे से बाहर आती है, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर वह बेहोश हो गई, क्योंकि उसके सामने पति ओम प्रकाश और 4 साल के मासूम बच्चे का शव पड़ा हुआ था। ये सब देखकर मानो उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। घर में और मोहल्ले में मातम का माहौल पैदा हो गया था। घर की औरतें रो रही थीं, साथ ही किसी पड़ोसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। इसके बाद शाहपुर थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। उन्होंने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ओम प्रकाश और बेटे नितिन के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। ओम प्रकाश के भाई ने अपने बड़े भाई राजकुमार यादव को भी इस दुखद घटना की जानकारी दे दी। राजकुमार यादव पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनकी पोस्टिंग बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में थी, लेकिन जब उन्हें अपने छोटे भाई की खबर मिली तो इंस्पेक्टर राजकुमार भी तुरंत गोरखपुर के लिए निकल गए। इधर डॉक्टर ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी की शिकायत पर गोरखपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और लूटपाट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। इधर अर्चना के पिता यानी ओम प्रकाश के ससुर दीपचंद यादव
पीएससी में तैनात थे। उस समय उनकी ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास यानी सीएम हाउस पर थी। इसलिए जैसे ही घटना की जानकारी अर्चना के पिता को मिली, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपनी बेटी के पति के कातिल का जल्द से जल्द पता लगाने और उन्हें अरेस्ट करने के लिए गोरखपुर के एसपी को फोन करवाया। एसपी का फोन आते ही थाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन पुलिस घटना स्थल पर पहुंचने लगी। देखते ही देखते ये केस हाई प्रोफाइल बन गया। मीडिया भी घटनास्थल पर पहुंचने लगी थी। पुलिस के ऊपर भी अब चारों तरफ से दबाव बनाया जाने लगा था। इसके बाद जब पुलिस ने वारदात वाले कमरे को अच्छी तरह से चेक किया तो उन्होंने देखा कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां पर लूटपाट की हो, क्योंकि उस कमरे से अर्चना के गहने और मोबाइल फोन जैसी कीमती चीजें गायब थीं। यानी सीधे सीधे ये मामला लूटपाट का था। लेकिन इस घटना में पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में आए थे तो फिर उन्होंने इतनी बेरहमी से डॉक्टर का कत्ल क्यों किया। अगर मान लिया जाए कि ओम प्रकाश ने उन लुटेरों का विरोध किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने उनका कत्ल कर दिया था, तो वह फिर लुटेरों ने उनके बच्चे का कत्ल क्यों किया। 4 साल का बच्चा तो उन लुटेरों का विरोध भी नहीं कर सकता था। अब ऐसे में एक ही बात नजर आती थी कि बच्चा जरूर लुटेरों को पहचानता होगा। इससे पुलिस को घर में काम करने वाले मजदूरों पर भी शक होने लगा था, क्योंकि वह लोग घर में ही वहां कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। तो शक होने के कारण पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब बाहर से कोई सुराग ना मिले तो जिसकी हत्या हुई हो उसी से अहम सुराग मिल जाते हैं। इसलिए पुलिस ने ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालने का फैसला किया। ओम प्रकाश के घर काम करने वालों से पूछताछ करनी जरूरी थी। उनकी मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली एक लड़की से हुई थी। हालांकि उस लड़की का परिवार पहले गोरखपुर में रहता था, लेकिन किसी काम की वजह से वह लोग सिंगापुर में चले गए थे और फिर वहीं पर बस गए। क्योंकि लड़की बचपन से ही सिंगापुर में पली बड़ी थी, इसलिए वह वहीं एक बैंक में जॉब करती थी। लेकिन जब अचानक शादी करके उसे इंडिया आना पड़ गया तो यहाँ आने के बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसका रहन सहन का स्टाइल, कल्चर, बिहेवियर, कपड़े पहनने का स्टाइल, उसकी लैंग्वेज, उसके साथ रहने वाले लोग कहाँ, और वह लड़की सिंगापुर में बैंक में जॉब करती थी और कहाँ अब उसे झाड़ू पोछा लगाना और खाना बनाने जैसे काम करने पड़ रहे थे। सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सी होने लगी, जिसकी वजह से वह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। करीब 6 महीने बाद वह लड़की सिंगापुर लौट गई। वहाँ जाकर वह फिर से बैंक में जॉब करने लगी। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने ओम प्रकाश को डिवोर्स भी दे दिया। इससे ओम प्रकाश के परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा था। ये शादी टूटने से ओम प्रकाश को भी बहुत दुख लगा था, लेकिन इससे वे लोग कर ही क्या सकते थे। इधर ओम प्रकाश का क्लिनिक भी काफ़ी समय से अच्छा चल रहा था। उनकी शादी मात्र 6 महीने में ही टूट गई थी। हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह उस समय काफ़ी यंग थे। कोई भी अपनी बेटी उन्हें बड़े आराम से दे सकता था। इसलिए उनकी मां बागेश्वरी देवी फिर से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास जरूर था कि उनका बेटा तलाकशुदा है, लेकिन इसके अलावा कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं थी। लड़का डॉक्टर था, अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। ओम प्रकाश की शादी की बात धीरे धीरे दीपचंद यादव के घर तक भी पहुंच गई। उनकी बेटी भी जवान थी जिसका नाम अर्चना यादव था। दीपचंद यादव मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे, लेकिन ड्यूटी की वजह से वह दीपचंद का परिवार लखनऊ में ही शिफ्ट हो गया था। दीपचंद यादव पीएससी ऑफिसर के तौर पर लखनऊ में ड्यूटी कर रहे थे।
हालांकि जब उन्होंने ओम प्रकाश की पहली शादी के बारे में सुना तो उन्हें थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह शादी में सिचुएशन ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी जिससे ओम प्रकाश के घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे, उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। इसके बाद दीपचंद यादव का परिवार ओम प्रकाश के परिवार से मिलता है और दोनों परिवारों के बीच शादी की बातचीत शुरू हो जाती है। देखने दिखाने के बाद साल 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो गई। अर्चना अपने ससुराल में आ गई। ओम प्रकाश की जॉइंट फैमिली थी। उनके परिवार में काफ़ी लोग थे, जिसकी वजह से अर्चना को भी कई काम करने पड़ते थे। और फिर शादी के 3 साल बाद यानी 2012 में उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने नितिन रखा। बेटे के जन्म के बाद अर्चना का काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने पति ओम प्रकाश से कहा कि वह इतने बड़े परिवार का काम और एक बच्चे को नहीं संभाल सकती। अर्चना ने ओम प्रकाश से कहा कि अब हम कहीं और जाकर रह लेंगे, हम घर वालों से अलग रहेंगे। ये सुनकर ओम प्रकाश को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी अर्चना से कहा कि जिन भाइयों और माँ ने उसकी देखभाल की, उसे पढ़ाया लिखाया और एक काबिल डॉक्टर बनाया, वह उनको छोड़कर नहीं जा सकते। ओम प्रकाश ने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन जब अलग रहने वाली बात के बारे में ओम प्रकाश के दोनों भाइयों और मां को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम इससे कोई आपत्ति हमें नहीं है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहते थे। इस पर घर वालों ने ओम प्रकाश को सुझाव दिया कि तुम फर्स्ट फ्लोर पर अलग रहो और अपना खाना भी अलग ही बनाओ। इस बात को अर्चना भी मान गई। वह दोनों फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगे। अब अर्चना ओम प्रकाश के परिवार वालों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। वह अपने काम से काम रखती थी, क्योंकि अलग होने की वजह से अब उसे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन फिर अचानक 21 जनवरी 2016 को ओम प्रकाश और उसके बेटे नितिन का कत्ल हो गया, जिसकी वजह से उनके घर में डीआईजी और एसपी लव कुमार जैसे ऑफिसर भी पहुंच गए थे। साथ ही फोरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया था। इस केस में सीएम की भी नज़र थी, इसलिए पुलिस को ये कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करना था। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम की छानबीन करनी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने देखा कि घर के पीछे वाले कमरे में गेट और फर्स्ट फ्लोर में गेट की कुंडी अंदर से टूटी हुई है। इससे पुलिस को शक होने लगा कि इस घर में कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई लुटेरा दरवाजे को बाहर से अंदर की ओर धकेलकर कुंडी तोड़ता है तो उसे बाहर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए, जबकि वह अंदर की तरफ से मुड़ी थी। कहीं ना कहीं इसे जानबूझकर मोड़ा गया था। जाहिर सी बात है कि सब करते समय घर में काफ़ी शोर भी हुआ होगा, लेकिन ओम प्रकाश के घर वालों ने यह शोर क्यों नहीं सुना। पूछताछ करने पर पता चला कि जिस रात ये वारदात हुई यानी 20 जनवरी की रात को उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर किसी जानने वाले के घर पर वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी थी। उनके परिवार को भी इनविटेशन मिला था। इस परिवार के सभी लोग वहीं पर गए हुए थे, लेकिन उस रात अर्चना की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वह नहीं जा पाई थी। उसे रात को घर पर ही वह अकेले रहना पड़ा। लेकिन ओम प्रकाश जल्दी ही अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गए थे। उन्होंने सोचा कि अर्चना घर पर अकेली है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उनका बेटा भी अपनी मम्मी के पास जाने की जिद कर रहा था। यानी वारदात के समय घर पर ओम प्रकाश की पत्नी अर्चना और उनका 4 साल का बेटा नितिन ही मौजूद था। रो रो कर अर्चना की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती रही। अर्चना ने पुलिस को बताया कि कल रात जब वह घर पर अकेली थी तो उसे कुछ समय बाद बदमाश दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुस गए। क्योंकि वह दूसरे कमरे में सोई हुई थी, इसलिए उन्होंने उसे कमरे में ही बंद कर दिया था। इधर पोस्टमार्टम से पता चला कि ओम प्रकाश के सिर के पीछे वाले हिस्से पर किसी भारी भरकम चीज से वार किया गया था, लेकिन घर के अलावा सारे शरीर पर कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं था, जिससे साफ हो गया था कि उसके और बदमाशों के बीच कोई हाथापाई नहीं हुई थी। क्योंकि अगर उनके बीच में कुछ हुआ होता तो उनके शरीर पर
कई और चोटों के निशान भी होते। इससे मतलब साफ था कि ओम प्रकाश और उसके बेटे को रात में सोते समय कत्ल कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अर्चना को क्यों छोड़ दिया? अर्चना से पूछताछ के बाद ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी से भी पूछताछ की जाती है। बागेश्वरी देवी ने पूछताछ के दौरान कुछ ऐसी बातें बताईं जिससे पुलिस की जांच का एंगल ही पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने बताया कि अर्चना को हमसे अलग होने के बाद आराम ही आराम था, क्योंकि उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था, जिसकी वजह से अर्चना दिन भर फ़ोन पर लगी रहती थी। शुरुआत में तो ओम प्रकाश भी यही सोचते थे कि घर में अकेली होने की वजह से अर्चना फ़ोन चलाती रहती है। लेकिन जब अर्चना कुछ ज़्यादा ही फ़ोन में व्यस्त रहने लगी, यानी अब उसने अपने पति और बच्चे का भी ख्याल रखना छोड़ दिया था, और जब ओम प्रकाश उससे फ़ोन दिखाने के लिए कहते तो वह उन्हें फ़ोन देने से मना कर देती, जिसकी वजह से उन दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। और जब झगड़े हद से बढ़ने लगे तो दिसंबर 2015 में अर्चना ने अपना बेडरूम खाली कर दिया और पास वाले कमरे में जाकर अकेली रहने लगी। यानी ओम प्रकाश और उनका बेटा एक बेडरूम में सोते थे, जबकि अर्चना अकेले ही अलग रूम में सोती थी। ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी के बयान से पुलिस समझ गई थी कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि अर्चना ने ही अपने पति का कत्ल करवा दिया हो। अब अर्चना भी पुलिस की रडार पर थी, लेकिन पुलिस की ये थ्योरी यहाँ आकर फेल हो जाती थी कि अगर मान लिया जाए कि अर्चना ने रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पति का कत्ल कर दिया है, लेकिन उसने अपने बेटे का कत्ल क्यों किया था? एक माँ अपने 4 साल के बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। पुलिस इन सारी चीज़ों पर गौर कर रही थी, लेकिन इन सब बातों की पुष्टि तभी हो सकती थी जब इस बारे में अर्चना से पूछताछ की जाए, लेकिन उससे पूछताछ के लिए वह सही समय नहीं था। अगर पुलिस की थ्योरी गलत साबित हो जाती तो इससे पुलिस की बहुत बदनामी होती, क्योंकि अर्चना के पिताजी पीएससी ऑफिस में तैनात थे। मामला हाई प्रोफाइल का था। ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने बताया था कि अर्चना का फ़ोन ही सारे झगड़े की जड़ है, इसलिए पुलिस ने अर्चना के फ़ोन को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। अर्चना की कॉल डिटेल देखकर पुलिस का माथा ठनक गया। वह एक नंबर पर कई घंटों बात करती थी। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि 20 जनवरी की रात वह व्यक्ति गोरखपुर में ही था। और जब पुलिस फ़ोन नंबर के ज़रिए उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम अजय यादव है। वह जिला पंचायत का सदस्य है और प्राइमरी स्कूल का टीचर था। पुलिस को ये भी जानना ज़रूरी था कि अजय का अर्चना के साथ कितने समय से अफेयर चल रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करना चाहिए, लेकिन उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि अर्चना को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती। इसलिए पुलिस ने अजय नाम के उस व्यक्ति से पूछताछ करने का फैसला किया। तुरंत ही अजय के एड्रेस के बारे में पता लगाया जाता है। पुलिस को पता चला कि अजय फिरोजाबाद के स्वामी नगर का रहने वाला है। एड्रेस का पता चलते ही वहां से अजय को अरेस्ट करके गोरखपुर लाया गया, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो अजय ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अजय यादव ने पुलिस को बताया कि अर्चना से उसकी दोस्ती 1 साल पहले यानी 2015 में फेसबुक पर हुई थी। उसकी अपने पति से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी, इसलिए अर्चना और अजय के बीच प्यार भरी बातें होने लगीं। इसी तरह से बातें करते करते अर्चना और अजय एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन जब ओम प्रकाश अर्चना से पूछते कि तुम फ़ोन पर किससे बातें करती हो, तो अर्चना उससे कहती कि वह उसका दूर का रिश्तेदार है। फ़ोन पर ज़्यादा बात करने के कारण दोनों पति पत्नी में इतनी ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी कि अर्चना अपने पति और बेटे से अलग रूम में सोना शुरू हो गई। इसी दौरान उन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया।
अजय ने अर्चना से कहा कि तुम लखनऊ आ जाओ। इसके बाद अर्चना ने लखनऊ में एक रूम बुक कर लिया। मायके जाने के बहाने अर्चना लखनऊ आने लगी और अपने बॉयफ्रेंड अजय से मिलने लगी। उन भी दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। जब अर्चना के पति ओम प्रकाश गोरखपुर में अपने घर पर नहीं होते थे तो वह अर्चना उस समय अजय को अपनी ससुराल में ही बुला लेती थी ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इसलिए अर्चना ने ससुराल वालों को बता रखा था कि अजय उसका दूर का रिश्तेदार है। अजय कई कई दिन तक अर्चना के साथ उसके ससुराल में ही रहता था क्योंकि उसका पति और बेटा तो अलग बेडरूम में सोते थे और अर्चना अलग रूम में सोती थी, इसलिए उन दोनों को मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब अर्चना के पति ओम प्रकाश को उन दोनों पर शक हुआ तो एक दिन ओम प्रकाश ने अर्चना से कहा कि आज के बाद तुम अजय को घर पर नहीं बुलाओगी और ना तुम उससे बात करोगी। लेकिन अर्चना कहाँ रुकने वाली थी। उसने एक नया सिम ले लिया और उस नए नंबर से अजय से बात करने लगी। फिर अचानक अर्चना ने एक दिन अजय से कहा कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि अजय जानता था कि अर्चना शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी है, लेकिन फिर भी वह उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब ओम प्रकाश उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था, इसलिए सबसे पहले अर्चना ने ओम प्रकाश को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके लिए अर्चना और अजय ने 20 जनवरी को प्लान बनाया क्योंकि 20 जनवरी 2016 को परिवार के सभी लोग घर से थोड़ी दूर किसी वेडिंग एनिवर्सरी के फंक्शन में गए थे। उस दिन पूरा घर खाली था। इस समय भी अजय भी अवध एक्सप्रेस ट्रेन से गोरखपुर पहुंच गया। वह अपने साथ एक हथौड़ा भी लेकर आया था। वह सीधा अर्चना के ससुराल पहुंचता है और वहां पहुंचकर सबसे पहले उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। फिर रात 10 बजे के आसपास ओम प्रकाश भी अपने बेटे को लेकर पार्टी से वापस आ गए थे। अर्चना ने अजय को पहले ही अपने रूम में छुपा दिया था। इसके बाद वह अपने पति ओम प्रकाश के बेडरूम में चली गई। वहां पर वह अपने बेटे को सुलाती है। ओम प्रकाश भी थोड़ी टीवी देखने के बाद सो गए। अर्चना ने थोड़ा इंतज़ार किया। जब उसे लगा कि ओम प्रकाश गहरी नींद में सो गए हैं तो अर्चना चुपके से अपने रूम में आती है। वह अजय को जगाती है। फिर रात 12 बजे के आसपास दोनों ओम प्रकाश के बेडरूम में आते हैं। इसके बाद अजय ने अपने साथ लाए हुए हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर वार करने शुरू कर दिए। अपने पापा की चीख सुनकर पास में सो रहे 4 साल के नितिन की नींद भी खुल गई। वह अपने पिता के सर से खून बहता देखकर डर गया था। वह बचने के लिए पास में खड़ी अपनी मां की गोद में छिप गया। लेकिन तभी अर्चना अजय से कहती है कि इसको भी मार डालो क्योंकि इसने हमें देख लिया है। ये सुबह होते ही अपनी दादी के सामने हमारी सारी पोल खोल देगा, इसलिए अब तुम्हें इसे भी मारना होगा। लेकिन अजय ने ऐसा करने से मना कर दिया। अर्चना ने कहा अगर तुम नहीं मार सकते तो फिर मैं ही इसे मार देती हूँ। इतना कहते ही अर्चना ने गोद में अपने बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिर पूछताछ के दौरान अजय ने बताया कि उन दोनों की हत्या करने के बाद वह काफ़ी देर तक अर्चना के साथ रहा। उन्होंने एक बार फिर से संबंध बनाए। इसके बाद उन्होंने फिर मिलकर घर का सारा सामान बिखेर दिया। अर्चना ने घर में रखा कैश और घर में रखे गहने गायब कर दिए ताकि ये मामला लूटपाट का लगे। इसके बाद अर्चना अपने कमरे में चली गई। अजय ने उसके कमरे की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया और फिर अजय गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आ गया। वहां से ट्रेन पकड़कर वह वापस फिरोज़ापुर चला गया। हालांकि बाद में पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा, घर से चोरी किए गए गहने और मोबाइल भी सारी चीज़ें अजय से बरामद कर लीं और फिर 22 जनवरी 2016 को गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के दिए गए बयान और सबूत के आधार पर साक्षी तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद
सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। फिर 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर सेशन कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी मानते हुए 50,000 का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। वे दोनों अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। अर्चना को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जेल में महिला कैदियों ने जब बेटी की हत्या को लेकर उससे सवाल पूछा तो उसने कहा कि मैंने ही उसे पैदा किया था और मैंने ही उसे मार डाला, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने मिलकर अर्चना की खूब पिटाई की। इसके बाद पुलिस ने उन कैदियों से अर्चना को छुड़वाया और उसे एक अलग बैरक में बंद कर दिया। इसके बाद अर्चना ने जेल प्रशासन से कई बार अजय से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन उन दोनों की कानूनी तौर पर शादी न होने की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें कभी भी मिलने की अनुमति नहीं दी। फिलहाल इस केस के बारे में बातें करें तो ये कैसे अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।